हेलो एवरीबॉडी, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड आई होप कि आपकी पढ़ाई वगैरह बढ़िया चल रही होगी, है ना। जैसा कि मैंने बताया था कि मैं एक डिटेल्ड वीडियो लेकर आऊँगा जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे बहुत सारे एस्पेक्ट्स के बारे में, स्पेशली उन चीज़ों के बारे में जो कि हमें हेल्प करेंगे सीडीएस और सीएपीएफ को क्लियर करने के लिए, जो कि हमारा 2026 में होने वाला है। ठीक है। और जहाँ तक मुझे पता है सीडीएस का एग्ज़ाम जो है वो नेक्स्ट हमारा होने वाला है अप्रैल में, है ना। और आई थिंक इसका एग्जैक्ट डेट भी आ गया है ना, 12 अप्रैल। और जहाँ तक सीएपीएफ की बात है, मुझे लगता है कि ये जुलाई के आसपास होगा। तो इस वीडियो में हम डिटेल में, है ना, बहुत शांति से चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमें किस तरीके से कंडक्ट करना है अपने आप को, ताकि हम इस एग्जाम को क्लियर कर पाए। ठीक है। तो वीडियो अगर थोड़ी लंबी हो तो प्लीज़ बियर विद मी, है ना, आपके लिए बनाई जा रही है, तो थोड़ा ध्यान से पेशेंस के साथ सुनना है। ठीक है। इस वीडियो में हम बहुत ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे कि बिग डैडी जो है उसके कंटेक्स्ट में आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है इस एग्जाम के लिए, आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं इस प्रोग्राम को। अगर आप एक फ्रेशर हैं तो आपको किस तरीके से यूज करना है, अगर आप एक रिपीटर हैं तो आपको किस तरीके से यूज करना है ना। आपका जीएस में स्टडी प्लान क्या होना चाहिए नेक्स्ट 4 मंथ्स के लिए। ठीक है। अब मैं ये बार बार जो बातें बोल रहा हूँ, आपको पता होगा मैंने एक ऑडियो डाला था, वहां पर भी मैंने 4 महीने की बात की थी। ये 4 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है सर आपके लिए, है ना। तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से इंपॉर्टेंट है। बहुत लोगों की क्यूरीज आती हैं जब हम एग्जाम पास में आता है कि सर मेरा इंग्लिश तो वीक रह गया, मुझे पता नहीं था, और वो अचानक से अंडरटेकर की तरह जगते हैं, है ना, ताबूत को निकाह तोड़ते हुए। तो और बोलते हैं सर मुझे तो इंग्लिश आती नहीं है, क्या करना है फिर आगे। और उनको लगता है कि मैं उनको कोई ऐसा पोशन बता दूंगा या फिर ऐसा कोई मैजिकल वाटर दे दूंगा जिससे कि उनका इंग्लिश अचानक से बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये चीज़ सही नहीं है ना। ऑल्दो मैं उनको इम्प्रूव करने की कुछ देता हूँ सजेशंस, बट वो चीज़ें इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि ये लैंग्वेज पेपर है ना। अगर इंग्लिश की बात करें तो एक लैंग्वेज है, वो प्रोग्रेसिवली आप धीरे धीरे सीखते हैं। ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने आपको कुछ बता दिया तो वो अचानक से सही हो जाएगा। तो यहाँ पर हम उसकी भी बात कर लेंगे कि अगर आपका इंग्लिश वीक है या फिर आप अगर कंफर्टेबल नहीं है उसमें, तो आपको किस तरीके से उसको डील करना है। ठीक है। एट दी एंड हम ये भी बता रहे होंगे आपको कि किस तरीके से पेपर 2 को लेकर हमें चीज़ों को आगे बढ़ना है ना, क्योंकि ये 4 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू से भी। क्योंकि मैं आरएम बैच को हैंडल करता हूँ, आई नो कि कितना प्रॉब्लम्स फेस करते हैं स्टूडेंट्स, और क्योंकि उनको कुछ आइडिया नहीं होता, वो बस आ जाते हैं कि सर बता दो, अब तो प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के लिए कंटेंट का क्या, उसके बारे में कौन बताएगा, कोई नहीं बताता बस। एनीवेज, तो हम चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे, तो थोड़ा सा पेशेंटली आप मेरे को सुनिएगा। अगर आपके कोई डाउट्स होते हैं तो आपके पास मेरा टेलीग्राम आईडी है, मेंटर्स की टेलीग्राम आईडी आपको प्रोवाइड कर दी गई है, आप वहां पर मैसेज कर सकते हैं। अगर आप इसको, आई डोंट नो कि इसको यूट्यूब पर डालने वाले हैं या नहीं, अगर आप इसको यूट्यूब के ऊपर सुन रहे हैं तो प्लीज़ आप अपना जो भी क्यूरीज वगैरह है आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, हम उसको इस ऐप एज सुन एज पॉसिबल रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो मुझे लगता है कि ओवरव्यू हो गया है, एक स्टार्ट कर लेते हैं ना। 1 मिनट में माइक चेक कर लेता हूँ। ओके, शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने बता दिया कि जो सीडीएस का एग्जाम है वो अप्रोक्सीमेटली 12 अप्रैल को होगा। अप्रोक्सीमेटली नहीं, पता ही है इसका तो कि 12 अप्रैल को होने वाला है। और सीएपीएफ का एग्जाम जो है वो भी तकरीबन आपका जुलाई में सेकेंड वीक तक होना चाहिए। ठीक है। तो अगर हम बात करें कि इन कंटेक्स्ट ऑफ बिग डैडी प्रोग्राम आपको किस तरीके से चीज़ें करनी है ना, जो हम करवा रहे हैं आपको बिग डैडी प्रोग्राम में। तो ये 4 मंथ्स का प्लान मैंने आपको अभी अभी ग्रुप में दिया था, जहां पर हम पहले जो है वो साइंस को डील कर रहे होंगे, दूसरा जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो पॉलिटी होगा, तीसरा जियोग्राफी और चौथा हिस्ट्री। ठीक है। अब आप बोलेंगे क्या 4 महीने में इनको किया जा सकता है, मैं बोलूंगा नहीं किया जा सकता। ठीक है। क्योंकि मैं चीज़ों को अग्रेसिवली लेके आगे नहीं चलना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप कंफर्टेबली चीज़ों को लेके आगे बढ़ें, ताकि आपका जो बर्डन है ना सर पे वो ना हो, ताकि आप अगर बर्डन बढ़ जाता है तो प्रॉब्लम ये होती है कि हम चीज़ों को फिर छोड़ना शुरू कर देते हैं। ठीक है। तो मैंने 4 मंथ्स प्लान लिखा हुआ है, लेकिन इसमें प्लस माइनस आप 15 दिन मान के चल सकते हैं, इसीलिए मैंने बफर टाइम भी थोड़ा बहुत रखा है। और मैंने नेक्स्ट सब्जेक्ट जो हमारा है दैट इज इकोनॉमिक्स, उसको नहीं डाला है यहाँ पर, है ना। तो नेक्स्ट 4 मंथ्स प्लस 15 डेज आप और मान के चलिए, क्योंकि नंबर ऑफ चैप्टर्स जो है वो ज़्यादा है। ठीक है। अगर आप साइंस की बात करते हैं तो अगर आप कॉम्प्रिहेंसिवली देखें तो आई थिंक 32 चैप्टर्स इसमें हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। तो बट मैं ओवरऑल पिक्चर की बात कर रहा हूँ, जहाँ की हम 4 मंथ्स में चीज़ों को डील कर रहे होंगे, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को। ये सब्जेक्ट्स क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें पता है कि साइंस में वो क्वेश्चंस आते हैं जो कि डुएबल होते हैं। इस बार भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे जो कि डुएबल थे। आई नो कुछ पोर्शन हमारा टिपिकल था, लेकिन ये जो पोर्शंस हैं, अगर आप इनको
सही से विथ कंसेप्चुअल क्लियरिटी एंड पीवाईक्यू प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आप फंस जाओगे एग्जाम में जाके, कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है ना। लास्ट में जाके कि सर हम ये पढ़ लें क्या, हम वो उन्होंने कुछ नोट्स प्रोवाइड किए हम वो पढ़ लें क्या, कहने के लिए हम कह देते हैं कि हाँ भाई आपका कॉन्फिडेंस ब्रेकआउट ना हो, आप लो फील ना करें, थोड़ा सा बूस्टअप करने के लिए वी ऑलवेज से कि नहीं भाई आप ये कर लो ताकि आपका हो जाए। लेकिन अगर कोई बंदा कॉम्प्रिहेंसिवली चीज़ों को कर रहा है 6 महीने 8 महीने 10 महीने में, और कोई बंदा सिर्फ 4-5 महीने कर रहा है, तो ऑब्वियस है ना वो कि चीज़ें उस तरीके से नहीं होंगी। अगर सामने वाले का कंडक्ट 10 महीने का है, उसने 10 महीने में चीज़ों को आराम से तोड़ तोड़ के अच्छे से किया हुआ है, और एक बंदा जो सिर्फ 4 महीने में कर रहा है, नो डाउट अगर लक साथ दे गया तो वो एग्जाम को क्लियर कर लेगा 4 महीने वाला भी। लेकिन अगर हम बात करें तो 10 महीने वाले के पास जो है बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल क्लियरिटी होगी, चांसेस बहुत ज्यादा हाई होंगे कि वो एग्जाम को क्लियर कर पाए, ठीक है ना। तो ये जो सब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि ये कोर सब्जेक्ट्स हैं, हमको कमांड रखना होगा हमारा इनके ऊपर ताकि हम एग्जाम को क्लियर कर पाए, ठीक है। अब जैसे कि बिग डैडी प्रोग्राम में केमिस्ट्री का शेड्यूल मैंने प्रोवाइड कर दिया है, इसी तरीके से आपको हर सब्जेक्ट का शेड्यूल प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि आप उस चीज़ को मतलब पहले ही आपको पता हो कि क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, कब कब होने वाली है। इनफैक्ट मैंने डेट भी मेंशन कर दिया है, नेक्स्ट बार से मैं सोच रहा हूँ कि डेट मेंशन ना करूँ, बट कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे हम डेली ही चीज़ों को करने वाले हैं। सिर्फ आपका जो संडे होगा उस दिन आपको ब्रेक दिया जाएगा ताकि जो भी आपका बैकलॉग्स है आपको इजीली क्लियर कर पाए। ऑल्दो मैं आगे डिस्कस करता हूँ किस तरीके से क्या क्या करना है, बट इस तरीके का कुछ आपको शेड्यूल दिया जा रहा है ना, जो कि आप देख सकते हैं चैप्टर वाइज। आपको ऑलरेडी ग्रुप के ऊपर मिल गया होगा ये चीज़, जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज़ देख लीजिएगा, है ना। और इस तरीके से शेड्यूल मिलेगा जिसको कि आप चीज़ों को आराम से देखते हुए चलेंगे, है ना। एक चैप्टर को हम एक एक दिन डील कर रहे होंगे विद आवर स्ट्रैटेजी वीडियो, जो हम मार्किंग वाली वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जहां पर बहुत सारी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं, साथ ही में आपको उसका पीडीएफ दिया जा रहा है, क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं। नेक्स्ट डे स्टार्ट होने से पहले जो पीछे वाला रिवीजन वाला पार्ट है उसके लिए भी क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो कॉम्प्रिहेंसिवली हम चीज़ों को लेकर चल रहे हैं, है ना। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसका जो पूरा लुत्फ है वो उठाएंगे, है ना। तो आ जाओ यहाँ से हम डिस्कस करते हैं कि मेन पार्ट हमारा यहाँ शुरू होने वाला है कि हाउ टू यूज बिग डैडी प्रोग्राम, है ना। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हाउ टू यूज बिग डैडी प्रोग्राम, बिग डैडी प्रोग्राम, ठीक है। किस तरीके से मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप एक फ्रेशर हैं उस केस में, अगर आप रिपीटर हैं उस केस में, ठीक है। देखो किसी भी एग्जाम को प्रिपेयर करने के दो रास्ते होते हैं, ठीक है। एक तो होता है हमारा जो ट्रेडिशनल मेथड होता है। ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता है, पहले हम किसी चीज को पढ़ते हैं, उसके बाद हम पीवाईक्यूज लगाते हैं, उसके बाद अपने नोट्स प्रिपेयर करते हैं, है ना। जो भी हमारे कुछ गलती हुई होती है, कुछ अच्छा हुआ होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, और फिर इसी तरीके से ट्रेडिशनली स्टेप बाय स्टेप चीजों को कर रहे होते हैं। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो रिपीटर भी होंगे। क्या रिपीटर्स को ये सेम चीज करना है? मैं बोलूंगा कर सकते हैं, है ना। लेकिन अगर रिपीटर्स अगर रिवर्स इंजीनियरिंग मेथड से काम करे तो कहीं ना कहीं वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। कैसे, मैं ये करके डिस्कस कर लेता हूं, है ना। पहली चीज है कि अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको ट्रेडिशनल मेथड ही फॉलो करना चाहिए। देखिए ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि बिल्कुल पत्थर की पे मैंने लकीर बना दिया, उसको कोई मिटा नहीं सकता, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको जो मेथड अच्छा लगे, आपने कहीं और से एक्वायर किया, आप उसको यूज कर सकते हैं, नो डाउट अबाउट इट, है ना। लेकिन मेरा काम है कि जो मुझे इफेक्टिव लगता है वो मुझे बताना है, इसलिए मैं बता रहा हूं इस चीज को, है ना। अगर आप फ्रेशर हैं, किस तरीके से जाना है आपको, पहले तो आपको ट्रेडिशनल मेथड यूज करना है, ठीक है। ट्रेडिशनल मेथड में क्या होगा, पहली चीज जो होगी वो होगी आपकी NCERT। कोई भी कह दे, कैसा भी हो, कितना भी ट्रस्टेड बंदा हो, अगर वो बोल रहा है कि NCERT नहीं पढ़ना तो भाई उसको बस नकार दो, है ना। आपका जो NCERT है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको यही एग्जाम क्लियर कराने में हेल्प करेगा, ठीक है ना। नो डाउट हम भी नोट्स प्रोवाइड करते हैं, है ना। स्प्रिंट बुकलेट्स हमारी भी आती हैं। लेकिन अगर मेरे से कोई पूछे कि सर आप किसको प्रेफर करोगे, स्प्रिंट बुकलेट्स को या फिर NCERTs को, मैं बोलूंगा NCERTs को। नो डाउट स्प्रिंट बुकलेट्स आर वेरी मच एफिशिएंट व्हेन इट कम्स टू रिवीजन पार्ट, क्योंकि फटाफट फटाफट करके हम रिवीजन कर लेते हैं उससे, है ना। और क्वेश्चंस भी आ जाते हैं वहां से। लेकिन अगर मैं ये सिर्फ ये बोलूं कि नहीं सिर्फ स्प्रिंट बुकलेट्स पढ़ लेना आपका काम हो जाएगा, नहीं दोस्त, नहीं होगा, है ना। और ये बहुत ट्रुथफुल वाली सच्चाई है, थोड़ी कड़वी है, लेकिन बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स को पसंद नहीं आती है चीजें, लेकिन सच्चाई है दोस्त, है ना। मैं भी यहाँ खोल के बैठा हूँ, है ना। ऑल्दो इस कोचिंग सेंटर नहीं बोलता, यहाँ पर मैं मेंटरशिप ही बोलता हूँ इस चीज को। लेकिन सच्चाई तो यही है कि अगर आप NCERTs नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर बहुत मुश्किल है ना। क्योंकि ट्रस्टवर्दी सोर्स है, यहीं से क्वेश्चंस आते हैं, लोगों ने यहीं से कॉपी कर करके चीजें पेस्ट कर करके किताबें बनाई हैं, है ना। किसी को अगर बुरा लग रहा है, आई डोंट केयर अबाउट इट, लेकिन जो सच्चाई है वो यही है। अगर आप NCERTs नहीं पढ़ रहे हैं, भूल जाइए,
दूसरी चीज है, अब ऐसा नहीं है कि क्वेश्चंस वहां से नहीं आते जो बुक्स उन्होंने प्रोवाइड किए हैं, लेकिन अगर मेरे पास कोई चीज है ट्रेडिशनली तो क्यों ना मैं उसको फॉलो करूं। एनीवेज, दूसरी चीज जो चीज है यहां पर करने वाली, दैट इज टू सॉल्व दी PYQs। ठीक है, जैसे ही आपने एनसीईआरटीज पढ़ ली, आपके कंसेप्चुअल क्लियरिटी मिल गई, आप फटाफट से जंप करेंगे PYQs को सॉल्व करने के लिए, जो कि हम आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं। एनसीईआरटी का जो मार्किंग वाला वीडियो है जहां पर हम आपको चैप्टर्स की मार्किंग प्रोवाइड करते हैं, वो अप्रोक्सीमेटली कल से 10 बजे मिल जाया करेगी। ठीक है, 10 बजे मिल जाएगी ताकि आप आराम से उसको प्रिपेयर कर पाएं। PYQs मिलते हैं आपको रात को 8 या फिर 9 बजे, है ना, ताकि आपको एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम मिले, और रात को बस आप अगर लेटे लेटे भी इसको सॉल्व करना चाहते हैं, अप टू यू, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको जब आपने एनसीईआरटी पढ़ लिया है, PYQs लगा लिए हैं, आपको मार्किंग वाली PDF को भी पढ़ना होगा, है ना, कि कौन कौन सी चीजें हैं, कोई आपने इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को छोड़ तो नहीं दिया गया है ना। मार्किंग वाली जो PDF प्रोवाइड की जाती है आपको, उसको पढ़ना होगा, है ना। ऑल्दो वो एनसीईआरटी ही है, बिल्कुल डिट्टो, है ना, बस उसमें मार्क किया होता है कि कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, जो आपकी वीडियोज हैं, है ना, प्लस में जो आपका वीडियो, आप चाहें तो एनसीईआरटी को साथ में इसके पढ़ सकते हैं। ठीक है, पहले आप इसको देख लीजिए, फिर उसके बाद आप एनसीईआरटी को पढ़ लीजिए, ताकि जो इंपॉर्टेंट एरियाज है जिसके ऊपर आपको एम्फेसिस करना है, आपको पहले से ही पता रहे, तो आप उस चीज को भी कर सकते हैं, है ना, अपने आप से कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद जो हम आपको प्रोवाइड करते हैं यहाँ पर फ्रेशर्स के लिए, कि भाई आज तो हमने टॉपिक पढ़ लिया, कल का क्या, कल भी तो रिवीजन करना होगा ना। अगर हम किसी चीज को बैक टू बैक अगर रिवीजन कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट डे रिवाइज करने के लिए भी हम आपको एक PDF प्रोवाइड करते हैं, जिसमें कि हमारे क्वेश्चंस होते हैं, और अगर आप उनको सॉल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको चीजें रिकॉल करने में बहुत हेल्प होगी, और कंसेप्चुअल क्लियरिटी ऑब्वियसली इंप्रूव होगी, क्योंकि वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट एक और चीज है कि आपको अपने ओन नोट्स जरूर बनाने चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप खुद से अगर नोट्स बनाते हैं, क्योंकि हमारे पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम भी है अभी, अगर आप खुद से नोट्स बनाते हैं, अपने शॉर्ट नोट्स ही बना लीजिए, क्योंकि ऑलरेडी हम आपको मार्किंग वाली वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत भी नहीं है ना। तो अगर आप खुद के नोट्स बना लेते हैं, तो कहीं ना कहीं जब आप एग्जाम में जाते हैं, तो आपने अपने हाथों से लिख रखा होता है, आपने अपनी गलतियां हिंदी इंग्लिश, जैसे कि आई कम फ्रॉम बिहार, तो मैं भोजपुरी में चीजों को लिख लेता हूँ। अगर मुझे कुछ चीज समझ में नहीं आती, या फिर मुझे लगता है कि यार इसको याद करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, तो मैं भोजपुरी में लिख लेता हूँ। अगर मुझे लगता है कि नहीं यार इसको हिंदी में लिखना चाहिए, मैं हिंदी में लिख लेता हूँ। क्यों? क्योंकि जब मैं रिवीजन करने बैठूंगा, तो अगर मैं कोई चीज 1 घंटे में पढ़ रहा हूं, तो मुझे 20 मिनट में उसको रिवाइज कर लेना होगा। ये होता है प्लान। ठीक है, ये नहीं कि 1 घंटे पढ़ रहे हैं तो फिर अगले दिन 2 घंटे लगा रहे हैं रिवीजन करने में। ऐसा करने लगे फिर तो हो गया पेपर हमारा। और एग्जाम से पहले क्या करेंगे हम, है ना, हम 2-2 घंटे तो नहीं दे सकते ना एक चैप्टर को। जब हमारा एग्जाम नजदीक होता है, हमारे प्लानिंग होती है कि 2 से 3 घंटे में हमारा पूरा एक, जो फॉर एग्जाम्पल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो 2 से 3 घंटे में हमारा पूरा केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा। उन नोट्स को देख के, परफॉर्मेंस शीट को देख के, आगे उसको भी मैं डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, तो आई होप अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपको क्या करना है। नाउ वी टॉक अबाउट द रिपीटर्स। अगर आप एक रिपीटर है तो क्या करना है। अगर आप एक रिपीटर हैं, गो विद द रिवर्स इंजीनियरिंग प्रोसेस, है ना, गो विद द रिवर्स इंजीनियरिंग प्रोसेस। इसमें क्या होता है, पहले आपको PYQ सॉल्व करने हैं। क्यों? क्योंकि आपने पहले से पढ़ाई कर रखी है ना। अब बहुत सारे लोग होते हैं ना, जैसे कि एग्जाम से पहले बोलते हैं मुझे डर लग रहा है, या फिर मुझे बोलते हैं कि सर मैंने पढ़ा तो बहुत है, मुझे कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा, कुछ एम्प्टीनेस सा हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैंने सही पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। बहुत सारा केओस दिमाग में होता है। मैं उस समय बस एक ही चीज बोलता हूँ कि आप अपना जो लेवल है ना, जिसको हिंदी में हम शुद्ध हिंदी में औकात बोलते हैं, चेक कीजिए जरा उसको। आप कैसे चेक करते हैं उसको, औकात को? आप चेक करते हैं PYQs लगाकर। अगर आपने किसी चीज के PYQs लगाए, और अगर आप 80% सक्सेसफुल हैं उसको सही करने में, इन द सेंस कि अगर आप 10 क्वेश्चन लगा रहे हैं और 10 में से अगर आपके 8 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, इट मींस दैट यू आर इन राइट डायरेक्शन, है ना। तो आपको क्या करना है, अगर आपने पढ़ाई कर रखी है, आप एक रिपीटर हैं, अब ये नहीं बोल रहा कि कितने डेप्थ में होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए। अगर आपने एक बार भी पढ़ रखा है चीजों को, गो विद द PYQs फर्स्ट। देखिए कि आपका लेवल क्या है ना। आप जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके कितने क्वेश्चंस गलत हुए हैं, कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। कोई आपको यहाँ प्राइज देने के लिए नहीं बैठा है ना, कि भाई XYZ के अगर इतने मार्क्स आ गए तो इसको हम फर्स्ट प्राइज देंगे और बिग डैडी प्रोग्राम की फीस माफ कर देंगे। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, है ना। इनफैक्ट अगर आप मेरे को ज्यादा देना चाहते हैं तो इट्स अप टू यू, आप दे सकते हैं, ठीक है ना, कम तो नहीं होगा। मजाक कर रहा हूं, बट रियलिटी है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गो विद द PYQs, अपना लेवल चेक कीजिए और देखिए कि आपने क्या क्या किया हुआ है, उसमें कितना आपको आता है। उसको पढ़ने के बाद, करने के बाद
अगर आपके क्वेश्चंस गलत हुए हैं तो कहां से गलत हुए हैं क्वेश्चंस, है ना, कौन कौन से एरियाज है, अपने मिस्टेक्स को फाइंड आउट कीजिए। ठीक है। अगर आपको लगता है कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज मिली है आपको, कुछ अलग सी चीज मिली है आपको, क्योंकि हमने बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्स के क्वेश्चंस को कंपाइल किया है, तो अगर आपको लगता है कि यार इन एग्जाम्स के क्वेश्चंस हैं और मेरे पास कुछ चीजें हैं जो डेटा है मैं नहीं लिख पाया था लास्ट टाइम, उनको अपने नोट्स में ऐड कीजिए। परफॉर्मेंस शीट अपनी बिल्कुल अप टू डेट करके रखिए। ठीक है ना। इस तरीके से अगर आपको लगता है कि नहीं यार मेरी कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज्यादा हिली हुई है, कुछ भी कर रहा हूं मैं, तुक्के बहुत ज्यादा लगा रहा हूं, इसका मतलब यह है कि आपका जो बेस है बिल्कुल हिला हुआ है, तब आपको जो मेन एस्पेक्ट है दैट इज एनसीईआरटी, आपको उसको पढ़ लेना चाहिए एक बार और, ताकि आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी बिल्कुल हो जाए, है ना। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपका ये जो जो आपका अगर आप एक फ्रेशर हैं, अगर आप एक रिपीटर हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा कि बिग डैडी प्रोग्राम को किस तरीके से यूज करना है। ठीक है। नाउ स्टडी प्लान हमारा क्या होना चाहिए जीएस के लिए। ठीक है। जीएस के लिए हमारा स्टडी प्लान क्या होना चाहिए नेक्स्ट 4 मंथ्स के लिए। ठीक है। इसके बारे में जरा डिस्कस कर लेते हैं, कंप्लीट डिस्कस करेंगे, है ना, ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत कर लिया, नहीं नहीं, कंप्लीट डिस्कस करेंगे यहाँ पर। ठीक है। और बिग डैडी प्रोग्राम की को कॉम्प्लीमेंट करते हुए ही करेंगे, है ना, क्योंकि स्पेशली आपके लिए ही वीडियो बना रहा हूं मैं। ठीक है। अब 4 मंथ्स में बार बार क्यों कर रहा हूं, रीजन बहुत सिंपल है। 4 मंथ्स यानी कि जो हमारा आई वुड से कि जो 1 सितंबर से 31 दिसंबर की मैं बात कर रहा हूं, है ना। एक सेकेंड, 1 सितंबर से 31 दिसंबर की मैं बात कर रहा हूं। क्यों इंपॉर्टेंट है ये चीज, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आप साइंस, पॉलिटी, जियोग्राफी और आपका हिस्ट्री, अगर आप इनको 4 महीने में कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आपके पास एक एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम होगा जहां पर आप चीजों को थॉरली रिवीजन कर सकते हैं। अगर किसी एग्जाम को क्लियर करना है तो 3 चीजें हमेशा याद रखना। पहला कंसेप्चुअल क्लियरिटी, दूसरा पीवाईक्यूज, तीसरा रिवीजन। ठीक है। और इनको जितनी बार करोगे ना, उतना ही आपका जो टास्क है एग्जाम को क्लियर करने का, वो बहुत सिंपल होता चला जाएगा। ठीक है ना। तो अगर आप इन 3 चीजों को बार 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 कर रहे हो, है ना, पहली बार तो करना ही पड़ेगा दोस्त, है ना, कंसेप्चुअल क्लैरिटी बनानी पड़ेगी, उसके बाद पीवाईक्यूज करने पड़ेंगे, फिर रिवीजन करना पड़ेगा। उसके बाद अगर कहीं से लग रहा है कि पीवाईक्यूज में गड़बड़ हो रही है, अगेन गो टू कंसेप्चुअल क्लैरिटी, देन कम टू रिवीजन पार्ट, है ना। और ये साइकिल चलती रहनी चाहिए। ठीक है। तो अगर आपने 4 महीने में इंपॉर्टेंट आपके जो बेस सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपको एग्जाम क्लियर कराएंगे, क्वेश्चन कैसा भी आए, टफ आए, इजी आए, इन्हीं में से आएगा। आपके लिए नहीं, सबके लिए टफ आएगा, लेकिन अगर आपने इसको बहुत ज्यादा रिवीजन किया है तो कहीं ना कहीं आपके पास एज होगा एज कंपेयर टू दोज चिल्ड्रेन जिन्होंने 1 तारीख के बाद से पढ़ाई शुरू की है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बोलेंगे कि हम नेक्स्ट ईयर से पढ़ाई शुरू करेंगे, और आपको लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूं, तो 70% से ज्यादा लोग होंगे जो ऐसा करेंगे। उनमें से भी कुछ महानुभाव ऐसे होंगे जो बोलेंगे नहीं, जब हमारा जो आएगा ना, क्या बोलते हैं, नोटिफिकेशन, उसके बाद हम पढ़ाई करना शुरू करेंगे। अचानक से उनकी आत्मा में ऐसा खलबली सी मचेगी, नोटिफिकेशन आएगा तो, और वो बोलेंगे कि नहीं भाई हमें प्रिपरेशन करनी है। तो इट्स इंपॉर्टेंट फॉर अस कि हम जो 4 महीने मिले हैं इनको हम अच्छे से यूटिलाइज कर पाए। कैसे करेंगे यूटिलाइज, अब आपको पता होगा कि हम बिग डैडी प्रोग्राम में साइंस को लेके चल रहे होंगे, है ना। पहले हमने केमिस्ट्री किया है, उसके बाद बायो या फिर फिजिक्स या फिर जो भी है, इन तीनों को हम डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा 1 मंथ तक चलने वाला है। ठीक है। 1 मंथ तक ये चलेगा हमारा, जहां पर हम आपको डेली एक ही चैप्टर दे रहे हैं पढ़ने के लिए। ठीक है। इसका मतलब आपको उस चीज को प्रायोरिटी रखनी है। जब हमने आपको बोला कि भाई ये XYZ कोई चैप्टर है, ये आपको पढ़कर आना है, आपने इसको पढ़ा, आपका कंप्लीट हुआ, आपने पीवाईक्यूज किए, आपने जो जो भी हमने बताया वो किया, और ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। बाय द एंड ऑफ सितंबर आपका जो है साइंस खत्म हो जाएगा। पहली चीज तो हमें क्लियर हो गई। दूसरी चीज हमें क्या क्या करनी है इसके साथ में, कोई भी हमारा वीकेस्ट सब्जेक्ट, है ना, वीकेस्ट सब्जेक्ट किसी के लिए हो सकता है हिस्ट्री है, किसी के लिए हो सकता है वो ज्योग्राफी है, किसी की पॉलिटी हो सकता है, इन तीनों में से, या फिर अगर आपको लगता है ये तीनों ही अच्छे हैं मेरे, तो इकोनॉमिक्स हो सकता है ना। तो जो भी आपका वीकेस्ट सब्जेक्ट है इन सब में से आपको उसको प्रिपेयर करना है। आपके पास 1 मंथ है, अगर आप 2 दिन में एक चैप्टर को भी करते हैं, मैं बोल रहा हूं बहुत स्लो पेस पे चलना है, कोई जल्दी नहीं मचानी है। अर्ली हम इसलिए शुरू कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास, हम चाहते हैं कि हमारे पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम हो चीजों को करने के लिए, है ना। तो अगर हम इस 1 मंथ को हम उस सब्जेक्ट में लगाएं जो कि हमारा बहुत वीकेस्ट है, हो सकता है कि वो हिस्ट्री है,
हम एंशिएंट हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं, थीम्स को पढ़ना शुरू करते हैं, है ना। आई होप कि आपको बुक्स का वीडियो मिल गया होगा, अगर नहीं मिला है तो मैं बोल दूंगा सर को कि एक थॉरली वीडियो बना दे बुक्स के ऊपर। आई थिंक पढ़ी भी होगी पहले से, जहां पर बुक्स के बारे में बताया कि किसके लिए कौन सी बुक्स पढ़नी है ना। तो अगर आपका जो वीकेड सब्जेक्ट है उसको आप उठाइए और धीरे धीरे पढ़ना शुरू कीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि 1 महीने में आप पूरी कंप्लीट कर लेंगे। अगर नहीं भी करेंगे तो मैं इस चीज को मान के चलता हूं कि आप 60% तो कर ही लोगे। जो कि आप एग्जाम से 2 महीने पहले पूछते हो कि सर मेरे पास अभी 2 महीने पड़े हुए हैं, मैं रिवीजन करूं या सब्जेक्ट पढ़ लूं। उस समय गुस्सा आता है कि क्या ही बोलूं अभी मैं इसको, पहले सो रहा था ये बंदा। तो जो भी आपका वीकेस्ट सब्जेक्ट है आप उसको साथ में लेकर चलिए। ये पॉइंट नंबर 2 था, ठीक है। अब क्योंकि देखिए, एक चीज और इंपॉर्टेंट है हमारी यहाँ पर कि मेन जो होता है ना वो होता है रिवीजन का। तो हमने एक प्लान किया है कि एक रिवीजन के लिए ग्रुप बना देंगे हम, ठीक है। जिन बच्चों ने बिग डैडी प्रोग्राम में इनरोल किया है उन्हीं के लिए है सिर्फ ये, क्योंकि मैं चाहता हूं कि केओस ना हो, जो सीरियस एस्पिरेंट है सिर्फ वही रहे। इसीलिए अगर आप चीज़ों को पढ़ाई कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने साइंस कंप्लीट कर लिया है ना। अब मोस्टली जनता जो होती है ना वो भूलक्कड़ होती है, भूल जाती है पढ़ने के बाद। तो हमने सोचा है कि एक हम टेलीग्राम ग्रुप बना देंगे, है ना, जहां पर हम क्वेश्चंस को डाला करेंगे। जैसे आपका साइंस कंप्लीट हो गया, हम उसमें डेली कुछ ना कुछ केमिस्ट्री के, फिजिक्स के या फिर मिसलेनियस क्वेश्चंस को डाल रहे होंगे। वो एक अलग से ग्रुप होगा, स्पेसिफिक होगा, जहां पर हम चीजों को बताया करेंगे कि भाई ये चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम देखा कि भाई 10 एमसीक्यूज डाले हैं कि बहुत सारे लोगों ने किसी एक पर्टिकुलर चीज में गड़बड़ की है, तो उसके बारे में फिर हम बता देंगे कि भाई इस चीज को रिवीजन कर लो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहने का जो अर्थ है ये वही है कि भाई बार बार पुश करना उस चीज के पीछे कि अगर एक चीज हो गई है तो उसको भूलना नहीं है, वापस से याद करते रहना है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आप किस तरीके से देखते हैं उस चीज को, ठीक है। इसीलिए मैंने सोचा कि एक रिवीजन प्रोग्राम हम बना देंगे बिग डैडी प्रोग्राम के अंदर ही, है ना, जहां पर हम एक अलग से टेलीग्राम ग्रुप को क्रिएट कर देंगे और उसमें आपको जैसे ही हमारा एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता है आपको चीजें देखने के लिए मिल जाएंगी कि भाई हमारे पास एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आ रहे हैं डेली बेसिस के ऊपर। नॉट डेली बेसिस बट हाँ क्वेश्चंस आएंगे उसमें, है ना। कभी हमने 10 क्वेश्चन डाल दिया फिजिक्स का, कभी 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री का। अगर आपका ज्योग्राफी खत्म हो गया तो मिसलेनियस डाल दिया, है ना। साइंस का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का डाल दिया मिसलेनियस, ताकि आपका कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन होता रहे बार बार। अगर आप किसी चीज में मिस्टेक कर रहे हैं आप वापस से जाएं, आप वापस से कंसेप्ट को पढ़ें, रिवीजन करें, वापस आए और देखें कि आपने क्या गलती की थी, ठीक है। आई होप आपको पता चला गया होगा कि ये जो 4 मंथ्स का मैं बात कर रहा हूं कितना इंपॉर्टेंट है ये 4 मंथ्स, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट सर, है ना। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि उस भाई साहब ने 4 साल तैयारी की है, उस भाई साहब ने 3 साल तैयारी की है, हम किस तरीके से कंपीट कर सकते हैं। ऐसे कंपीट कर सकते हैं, अगर आपने अभी से तैयारी करना शुरू किया तो 4 से 5 महीनों में आप उस लेवल के ऊपर आ जाओगे जहां पर आपके पास कंसेप्चुअल क्लियरिटी होगी। और अगले 4 से 5 महीने में आपके पास इतना, अगर आपने रिवीजन कर लिया बार बार, तो कोई फर्क नहीं पड़ता किसने 2 साल प्रिपरेशन किया किसने 4 साल किया है ना, सब बराबर ही होते हैं उस केस में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जिनका वीक है। क्या वीक है? इंग्लिश। अच्छा, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि यार इसमें बहुत सारा टाइम लग जाएगा, है ना। अब साइंस को अगर पढ़ने वाले हो आप, अगर आपको बिल्कुल ही नहीं पता, साइंस आपका बहुत वीक है, गो फॉर द यूट्यूब वीडियोस। जो बेसिक 9th और 10th की पढ़ाते हैं ना उनकी भी जाकर देख लोगे ना वीडियोस, काम हो जाएगा। हमें ये नहीं करना कि भाई बहुत ज्यादा कॉम्पिटेटिव वे में जा रहे हैं, नहीं, हमारे पास जो कंसेप्चुअल क्लियरिटी है वो होनी चाहिए। मुश्किल से साइंस आपका 1.5 से 2 घंटे लेगा एक दिन में, ठीक है। मुश्किल से जो भी आपका वीकेस्ट सब्जेक्ट है आप इसको 2 घंटे दो। क्या इतना नहीं कर सकते आप जीएस के लिए? करना पड़ेगा अगर नहीं कर सकते हो तो, है ना। तो करना है इस चीज को, है ना। अगर आपको नहीं पता किसी चीज के बारे में, यूट्यूब वीडियोस के ऊपर जाइए, सर्च कीजिए, वहां से निकालिए उस चैप्टर के बारे में और पढ़ना शुरू कीजिए। बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जिन्होंने साइंस पढ़ा रखा है, कॉम्पिटेटिव में भी पढ़ा रखा है। गो फॉर द यूट्यूब वीडियोस, और सारे ही यूट्यूब चैनल्स अच्छे हैं दोस्त, है ना। साइंस में अगर कोई चीज लिखी है XYZ तो उसको XYZ ही पढ़ाना पड़ेगा। आर्किमिडीज प्रिंसिपल है तो उसकी जगह न्यूटन्स लॉ कोई नहीं पढ़ा देगा आपको, है ना। तो बेफिक्र होके पढ़ लीजिए, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी बनाइए, और अगर आप खुद से पढ़ सकते हैं दैट इज वंडरफुल, ठीक है। अब जिनकी इंग्लिश वीक है उनके बारे में बात कर लेते हैं। क्योंकि मैं इस चीज के ऊपर इसलिए बात कर रहा हूं अभी, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको टाइम देना पड़ेगा आपको, है ना। 6 महीने एट लीस्ट, तब जाके कहीं ना कहीं ये आपका लाइन के ऊपर आएगा कि भाई नहीं अब चीजें हो रही हैं, समझ में आ रही हैं, मैं इनमें फ्लुएंटली चीजों को कर पा रहा हूं, मैं अनकंफर्टेबल नहीं हो रहा हूं, है ना। मेरे को अगर कोई चीज बनानी है, अगर मेरे को लिखना है कि भाई कॉम्प्रिहेंशन है, क्योंकि मुझे पढ़ने की हैबिट लग चुकी है तो अब मैं चीजों को इजीली कर पाऊंगा, ठीक है। तो कुछ तरीके जो कि मैं यूज किया करता था मैं आपको बता देता हूं, आप भी इसको यूज करके देखिए, मजा आए तो कंटिन्यू कर लीजिएगा। देखिए,
अगर आपको इंग्लिश ठीक करना है ना, रीडिंग इज दी ओनली वे जो मुझे फील होता है कि हमें करनी चाहिए। अगर आपका ग्रामर वगैरह पढ़ने का मन है आप पढ़ सकते हैं, वो आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाएगा। मैं बस आपको रीडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बताना चाहता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें वो ज़्यादा हेल्प करता है। अगर हम कहीं जाते हैं आसपास में, अगर आप आस पड़ोस में या फिर कहीं भी अगर हमें बात करना है, तो हम ग्रामेटिकल मिस्टेक्स उतने ज़्यादा हाईलाइट नहीं करते हैं कि उसने हैज़ की जगह हैव लगाया था, ऑल्दो इंपॉर्टेंट तो है, उसने प्रोस्ट्रोफियस कहाँ लगाया है कहाँ नहीं लगाया, इतनी चीज़ें नहीं होती हैं, है ना। ऑल्दो हमें थोड़ी बहुत ग्रामेटिकल क्लियरिटी होनी चाहिए अगर हम चीज़ों के बारे में प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो उतना मैटर नहीं कर रहा होता उस केस में। ठीक है, अगर हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, कॉम्प्रिहेंशन अगर हम पढ़ रहे हैं, है ना, तो अगर हम उसको बार बार अगर कोई चीज़ पढ़े जा रहे हैं, अगर कोई चीज़ हमने पढ़ी है फिर हमने कोई चीज़ पढ़ी, तो उस चीज़ को कंटिन्यू फेज में करेंगे तो हमारे लिए वो चीज़ ईजी हो जाती है। ठीक है, तो उस केस के लिए मैं बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है। बहुत सारे लोग होते हैं जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ठीक है, और ये बहुत इफेक्टिव वे है। अगर आपका वीक है ना, गो विथ टाइम्स ऑफ इंडिया या फिर हिंदुस्तान टाइम्स। देखो, द हिंदू के साथ मत जाना, है ना। हिंदू उन लोगों के लिए है जिनकी इंग्लिश अच्छी है ऑलरेडी, है ना, और मतलब वो बस चीज़ों को कंज्यूम करने के लिए पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि उसमें चीज़ें आती हैं, वैसे 2-3 सेक्शंस आते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। तो मैं बोलूंगा कि हिंदू के साथ मत जाना। अगर आप टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ सकते हो दैट इज लाइक वंडरफुल। लेकिन अब उनका क्या, जो पढ़ना ही नहीं चाहते न्यूज़पेपर, उनको भी तो इंप्रूव करना ही है। जैसे कि मुझे न्यूज़पेपर पढ़ने में कोई खास दिलचस्पी नहीं है ना, लेकिन मुझे बुक्स पढ़ने में है। ठीक है, अब आप बोलोगे कौन से बुक्स, है ना, तो बहुत सारे बुक्स आते हैं, जैसे कि ऑटोबायोग्राफी पढ़ ली हमने किसी की, या फिर हमने स्टोरी बुक्स पढ़ ली, है ना, या फिर हमने नॉवेल्स पढ़ ली है। कुछ भी पढ़ो, लेकिन पढ़ो। आप बोलो मेरी बहुत वीक है, मैं बोलूंगा कि 7th और 8th क्लास की जो एनसीईआरटीज आती हैं इंग्लिश वाली, उनको उठा लो, है ना। स्टोरी बुक्स पढ़ लो। आपको रोमांटिक पसंद है आप रोमांटिक पढ़ो, आपको साईफाई पसंद है आप साईफाई पढ़ लो। अगर आपको लगता है कि मुझे किसी मूवी के ऊपर बेस्ड पढ़नी है, फॉर एग्जांपल जो मेरी पहली बुक मैंने पढ़ी थी दैट वाज हैरी पॉटर। ठीक है, हैरी पॉटर के फिर सारे ही पार्ट्स मैंने पढ़े। उसके बाद फिर मैंने ये जो पायरेट्स ऑफ कैरिबियन है उसके पढ़े, क्योंकि मजा आ रहा था, है ना। और पता भी नहीं चला कि कब मैं इतनी चीजें, मतलब जो मेरा रीडिंग स्पीड है वो इतना बढ़ गया। ठीक है ना। अब वो जरूरी नहीं है कि आप न्यूज़पेपर करके ही करो, है ना, क्योंकि हमें इनिशियली इंटरेस्ट बिल्ड करना होता है, उसके बाद फिर हम चीज़ों को इजीली कर पाते हैं। लेट मी शो यू एन एग्जांपल। जैसे कि मैं अभी ये वाली बुक पढ़ रहा हूँ, ये एस जयशंकर सर की है। अगर आप इनिशियली इसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बोरियत महसूस होगी, आपका पढ़ने का मन नहीं होगा, लेकिन क्योंकि मैंने वो इंटरेस्ट डेवलप किया है, मुझे पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। जो हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस है, जो हमारा डिप्लोमेटिक टाइज है विद डिफरेंट नेशंस, मुझे पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। तो अभी मैं वो चीज़ें कर रहा हूँ। किस तरीके से पढ़ता हूँ मैं, अगर मुझे लगता है कि यार मुझे इस चीज़ का अगर मीनिंग नहीं पता, तो मैंने उसको हाईलाइट कर लिया, मेरे पास एक छोटी सी कॉपी होती है, मैं उसमें वर्ड मीनिंग लिख लेता हूँ और आगे कंटिन्यू करता हूँ उस चीज़ को, है ना। तो देर आर डिफरेंट वेज, लेकिन उनमें से जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है रीडिंग, है ना। आप किस चीज़ की रीडिंग करते हैं, टोटली अप टू यू, है ना। अगर आपको स्टोरी पसंद है, किताब खरीद के लाइए। अगर आप किंडल यूज़ करते हैं, जैसे कि मैं किंडल यूज़ करता हूँ, गुड, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। आपको लव स्टोरी, मैं अगेन आई एम टेलिंग यू, कोई भी इसमें शर्माने वाली बात नहीं है, किसी को नहीं बताना है कि भाई हम क्या है ना। अगर आपको लव स्टोरी पसंद है, गो विद द लव स्टोरी। अगर आपको लगता है कि आप साईफाई पढ़ना चाहते हैं, गो विद द साईफाई। अगर आपको लगता है कि मुझे किसी मूवी के ऊपर बेस्ड पढ़ना है क्योंकि मेरे को मन लगाना है पढ़ाने में, गो फॉर इट। और इससे बहुत ज्यादा चीजें अच्छी होंगी, है ना। आपका रीडिंग हैबिट डेवलप होगा। जब आप पेपर 2 में चीजों को लिखेंगे, आपको सेंटेंस फॉर्मेशन में प्रॉब्लम कभी नहीं होगी, है ना। जब आप एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में जंप करेंगे, आपके पास वर्ड्स की कमी नहीं होगी। ये नहीं सोचना पड़ेगा कि यार ये चैलेंजेस तो कंप्लीट हो गया, अब मैं गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स में जा रहा हूं तो मैं किस तरीके से इसको इनिशिएट करूं, इस पैराग्राफ को। ये सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। और जो ऐसा बोलते हैं ना कि सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ने से दूर होंगी सर, तो ऐसा कुछ भी नहीं है ना। अगर आपको लगता है, गो विद द बुक्स, है ना, एंड एंजॉय प्लीज। अगर आप डेली 1 घंटे पढ़ते हैं, या फिर स्टार्ट कीजिए 10-15 मिनट से। अगर आपको अच्छा लग रहा है, इंटरेस्टिंग है, गो विद 1 आवर, है ना। कोई बहुत बड़ी ज्यादा वो पहाड़ नहीं टूट जाएगा उसके ऊपर, वैसे भी टाइम ही वेस्ट कर रहे होते हो मोबाइल देख के, तो यू कैन गो विद दैट। ठीक है, आई होप चीजें क्लियर हुई होंगी, है ना। तो बाय द वे, दैट इज द, मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि बहुत अच्छी बुक है यार, अगर कोई पढ़ेगा तो मजा आएगा उसको, है ना। अब ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया कि पढ़ ही लेना बस जाके इसको, है ना। अगर आपको कोई और पसंद है, गो विद दैट। बाय द वे, जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने 2 स्टेट्स भी पढ़ी हुई थी, जिसके ऊपर मूवी भी बनी हुई है बाय द वे, उनकी आलिया भट्ट और अर्जुन कपूर की।
और उनके राइटर जो है उनका मुझे नाम याद नहीं है, बट एनीवेज ही इज अ रिनाउंड राइटर और काफ़ी ज़्यादा उन्होंने किताबें लिखी हुई हैं। चेतन भगत है ना, तो चेतन भगत साहब की है वो। अगर आप उसको पढ़ना चाहते हैं, कंफर्टेबल है, गो विद दैट। लेकिन पढ़िए प्लीज, अगर डजेंट मैटर कि आपका इंग्लिश वीक है या फिर नहीं है, प्लीज पढ़िए, है ना, एक हैबिट डेवलप कीजिए, ठीक है। नाउ यहाँ तक जो बातें थी ये जीएस पोर्शन की थी, जहां पर हमने सीडीएस के लिए भी और सीएपीएफ के लिए डिस्कस कर लिया है, ठीक है। नाउ कम फॉर द पेपर 2 पार्ट, ठीक है। इट डजेंट मैटर कि मैं यहाँ पर बिग डैडी की बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको पेपर 2 के बारे में बताऊं। रीजन बहुत सिंपल है, कुछ टाइम के बाद हम आराम बैच को लॉन्च कर देंगे, जो कि एक राइटिंग प्रैक्टिस बैच होगा हमारा, जहां पर हम ऐसे आर्गुमेंट और रिपोर्ट की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। और वहां पर ऐसे ऐसे बच्चे आते हैं जिनको कुछ भी नहीं पता होता, हाउ टू राइट एन इंट्रोडक्शन, कितने वर्ड लिमिट है होती है, क्या क्या पेपर में आता है, बिल्कुल ब्लैंक होकर आते हैं आप लोग, है ना। जिनके पास थोड़ी बहुत नॉलेज होती भी है, वो बहुत ज्यादा रैंडम चीजों को लेकर आते हैं हमारे पास, ठीक है, जो कि सही नहीं है। आपको थोड़ी बहुत एटलीस्ट जानकारी होनी चाहिए कि आपको करना क्या है, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ मैं ये बता दूंगा कि, और मैं इसको ज्यादा डिस्कस नहीं करने वाला क्योंकि ये पेपर 2 अपने आप में एक बहुत मैसिव चीज है, ठीक है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग भी है। अगर आपको चाहिए तो मैं अभिषेक सर को बोल दूंगा, वो इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो भी बना देंगे, किस तरीके से डील करना है आपको इन फ्यूचर पेपर 2 को। फिलहाल के लिए मैं कुछ चीजें बता देता हूं आपको, ठीक है। पेपर 2 में मैं इंग्लिश का पोर्शन नहीं छेड़ूंगा, अगेन मैं सिर्फ ऐसे आर्गुमेंट और रिपोर्ट की बात करूंगा, है ना, ऐसे आर्गुमेंट और रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ। तो देखो भाई, पेपर 2 में आपका अभी काम क्या होना चाहिए? अभी आपका काम होना चाहिए कि आप थीम्स को प्रिपेयर करो, ठीक है। अभी आपका काम होना चाहिए कि आप थीम्स को प्रिपेयर करो। कौन कौन से थीम्स है सर इंपॉर्टेंट थीम्स? जो कि हमारा इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, हमारा इंटरनेशनल रिलेशंस हो गया, हमारा साइंस एंड टेक हो गया, है ना, हमारा साइंस एंड टेक हो गया, वुमेन हो गया, ठीक है। उसके बाद एग्रीकल्चर हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें तो कौन सा है, इन्वायरमेंट हो गया, ठीक है, या फिर क्लाइमेट चेंज हो गया, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट और भी इंपॉर्टेंट थीम्स हैं, है ना। लेकिन अभी आपका प्राइमरी जो टारगेट होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आप इनको एक एक करके पढ़ना शुरू करें। 4 महीने, 4 महीने में आप इनमें से 5 थीम्स को उठाइए और करना शुरू कीजिए। मुझे पता है इंटरनल सिक्योरिटी थोड़ा बड़ा है, इंटरनेशनल रिलेशंस भी थोड़ा बड़ा है, लेकिन करना पड़ेगा। आप देख रहे हैं अभी पहलगाम अटैक हुआ है, पार्ट ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी। अभी हमारे यूएसए के साथ रिलेशंस खराब हो रहे हैं, लेकिन इंडिया, चाइना, रशिया का जो ट्राइयो का है उसके बारे में बात हो रही है। अभी बात हो रही है ब्रिक्स की। ये जो कुछ थीम्स मैंने लिखे ये हमेशा ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अगले 4 महीने में आपको ये करना होगा कि आप किसी भी 4-5 थीम को उठाइए, कॉम्प्रिहेंसिवली उसको डील करना शुरू कीजिए सर। कॉम्प्रिहेंसिव डील किस तरीके से होगा? गो फॉर द पीवाईक्यूज, अगेन आई एम टेलिंग यू। इनफैक्ट ऑलरेडी हमने एक बुक प्रोवाइड करके रखी हुई है, जो कि आपको हमारे टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी। इसमें क्या है, इसमें 10 साल के, है ना, 10 इयर्स के हमने पीवाईक्यूज को कंपाइल करके दिया हुआ है। सिर्फ यही नहीं, जो टॉपर्स हैं उन्होंने इसमें आंसर राइटिंग भी की है, ऐसे आर्गुमेंट और रिपोर्ट की, जहां तक मुझे याद आ रहा है मैंने इसको कंपाइल किया था, है ना। तो गो फॉर दिस बुक्स, है ना, जो गो फॉर दिस पीडीएफ जो कि हमने टेलीग्राम पे प्रोवाइड किया हुआ है आपको, जहां पर आपको चीजें मिल जाएंगी। इससे आपको क्या होगा, एक क्लियरिटी मिलेगी कि किस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं, किन एरियाज से क्वेश्चन आ रहे हैं, और उसके हिसाब से फिर आप थीम्स को प्रिपेयर करना शुरू कीजिए। थीम्स को प्रिपेयर करने का सेंस जो है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, है ना, ऑल्दो मैं जाना नहीं चाह रहा था इसमें, लेकिन एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैं बात कर रहा हूं इंटरनल सिक्योरिटी की, ठीक है, तो मुझे ये देखना होगा कि इंटरनल सिक्योरिटी के कौन कौन से एस्पेक्ट हैं। जनरली क्या मैं देखता हूं पेपर 2 में कि लोग टॉपिक बेस्ड प्रिपरेशन करते हैं, है ना। 2 तरीके हैं इसको भी प्रिपेयर करने के, एक होता है टॉपिक बेस्ड प्रिपरेशन, एक होता है थीम बेस्ड, ठीक है। टॉपिक बेस्ड प्रिपरेशन में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम होती है, और वही प्रॉब्लम हमें डुबा देती है। क्या प्रॉब्लम है टॉपिक बेस्ड प्रिपरेशन में? कि जब हम इसको प्रिपेयर करना शुरू करते हैं तो रैंडमली हम टॉपिक्स को पिक कर रहे होते हैं कि यार ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है ना। सर क्या मैंने इतने नंबर ऑफ टॉपिक्स कर लिए हैं, क्या वहां से क्वेश्चंस आ जाएंगे? मैं कैसे कह सकता हूं वहां से क्वेश्चंस आ जाएंगे? मान लो एग्जामिनर, क्योंकि मैं तो प्रिपेयर नहीं कर रहा हूं ना एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर, वहां तो कोई और बंदा बैठा हुआ है, मुझे लग रहा है कि ये चीजें इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो आ जाएगा एग्जाम में। और बहुत अच्छी बात है अगर वो आ जाता है, लेकिन अगर नहीं आता तो किससे कंप्लेन करोगे आप फिर? तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक पूरा थीम को प्रिपेयर करो। अगर आप पूरा होलसम एक थीम को प्रिपेयर करते हो तो डजेंट मैटर कि आपके टॉपिक कहां से आ रहे हैं, आप कंफर्टेबली उसको लिख पाओगे। या फिर अगर कोई एक पर्टिकुलर थीम को उठाकर किसी एक और पर्टिकुलर थीम के साथ मैंने कनेक्ट कर दिया, फिर क्या करोगे?
आप तो बोलोगे यार आपने तो सिर्फ एक पर्टिकुलर टॉपिक वाइज मुझे कराया था, यहाँ तो कंबाइंड थीम आ गई है। और जिस तरीके से एग्जामिनेशन का जो लेवल बढ़ता जा रहा है, हमेशा डिफिकल्टी होने वाला है, वो इजी कभी भी नहीं होने वाला है। तो हमें समझना होगा कि अगर हम थीम वाइज प्रिपरेशन करते हैं वही हमारे लिए फ्रूटफुल होगा, है ना। और कहीं ना कहीं हमारा जो माइंड है ना, वो ज्यादा कंफर्टेबल होता है थीम वाइज में, क्योंकि टॉपिक हमें इजीली प्रोवाइड किए जाते हैं यूट्यूब के ऊपर। कोई XYZ बंदा आया, बोला कि भाई हम 100 टॉपिक्स करा देंगे, यहाँ से क्वेश्चंस आ जाएंगे आपके एग्जाम से 1 महीना पहले, और हम लगे पड़े हैं उसको करने में। कोई फ्रूट्स नहीं मिलने वाले वहां से, अल्टीमेटली जाके फेल ही हुए भी होगे इस बार, है ना। हो सकता है पेपर 1 आपका क्लियर हो रहा हो, पेपर 2 ना क्लियर हो रहा हो, रीजन यही हो कि आपने थीम ही प्रिपेयर नहीं किया था, आप तो टॉपिक प्रिपेयर करके गए थे 100 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। दैट इज रिडिकुलस, हाईली अटर नॉनसेंस जो भी इस तरीके से करता है। आप थीम्स को प्रिपेयर कीजिए, कॉम्प्रिहेंसिवली जाइए, एक एक एस्पेक्ट को देखिए। कैसे देख सकते हैं, बात कर लेते हैं। जैसे कि हमारा इंटरनल सिक्योरिटी है, सॉरी, जैसे कि हमारा इंटरनल सिक्योरिटी है ना। इंटरनल सिक्योरिटी में अगर मैं जाके बात करूं, देखो मुझे एग्जैक्ट चीजें नहीं पता है, मतलब याद नहीं है, और तो जब मैं देखूंगा तो मुझे याद आ जाएंगी। लेकिन अगर इंटरनल सिक्योरिटी है, अगर मैं PYQs देखूं तो कौन कौन से एरिया से मुझे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, पहले मैं वो देखूंगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल नक्सलिज्म, ठीक है, यहां से क्वेश्चंस पूछे हैं। नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी से क्वेश्चंस आए हुए हैं, टेररिज्म से आए हुए हैं, ठीक है, हाइब्रिड वॉरफेयर से आए हुए हैं, ठीक है, साइबर वॉरफेयर से क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। जो अभी हमारा चल रहा है, फॉर एग्जांपल जो हम देख रहे हैं कि पंजाब में बहुत ज्यादा बाढ़ आ गई है ना। हम देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में क्या हाल है। हम देख रहे हैं कि भाई टर्की में क्या हुआ था, सूडान में क्या हुआ था, जहां पर हमने NDRF की टीम्स भेजी थी। तो एक टॉपिक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक एस्पेक्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, सॉरी मैं टॉपिक बोल रहा हूं, ये एस्पेक्ट्स हैं। दैट इज रोल ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, ठीक है, आर्म फोर्सेस इन डिजास्टर मैनेजमेंट। आपने देखा होगा अभी एक बहुत ज्यादा वीडियो सरफेस हो रही है कि इंडियन आर्मी ने बहुत ही कम टाइम पे एक पुल बना दिया, जिससे कि बहुत ज्यादा कन्वीनियंट हो गया वहां के लोकल लोगों के लिए। तो अगर मैं इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ रहा हूं तो ये सारे एस्पेक्ट मुझे पता होने चाहिए। नक्सलिज्म, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं नक्सलिज्म को प्रिपेयर कर रहा हूं, ठीक है, देखो चीजों को तोड़ तोड़ के करना शुरू करो। अगर इंटरनल सिक्योरिटी है तो ये मेरे कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जहां पर मुझे चीजों को देखना है, ठीक है। अगर मैं सिर्फ बात करूं कि अगर मुझे नक्सलिज्म पढ़ना है तो मैं नक्सलिज्म को किस तरीके से पढ़ूंगा, थॉरो जाना है, बिल्कुल कहीं से भी शॉर्टकट नहीं मारना, ठीक है। मैं पहले बात करूंगा कि क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है नक्सलिज्म के लिए, नक्सलिज्म से मुझे क्या क्या थ्रेट्स हैं, ठीक है ना। उसके बाद फिर मैं बात करूंगा कि यार गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए थे क्या इसको ठीक करने के लिए, या फिर मैं ये भी चीज देखूंगा कि आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो भाई रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, किस तरीके से यहाँ पर टेक्नोलॉजी अपना रोल प्ले कर सकती है ताकि हम नक्सलिज्म को कंट्रोल कर पाए, ठीक। सिमिलरली हम ये भी देख सकते हैं कि भाई मैं डिफरेंट कुछ अपने इंट्रोडक्शंस को प्रिपेयर कर लूं ताकि एग्जाम में मुझे जाकर बस पुट डाउन करना हो, सिर्फ लिख कर आना हो। या फिर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या फिर आप करंट अफेयर्स को फॉलो कर रहे हैं, तो क्या कुछ आप एग्जांपल्स को आप नोट डाउन कर सकते हैं कि दीज आर सम रीसेंट एग्जांपल्स जो कि अभी भी हुए हैं, अगर एग्जाम में आता है तो मैं इनको कोट करूंगा, ठीक है। इस तरीके से थॉरोली आप जाएंगे ना अगर, तो ही आप एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। अदरवाइज वही चीजें होंगी कि यार यहाँ पर इंट्रोडक्शन लिख दिया मैंने, 2 पैराग्राफ छोड़ के इधर बॉडी लिख दिया, फिर मैंने यहाँ पर गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स आ गया, इधर कंक्लूजन आ गया, वही चीजें। इनका कोई फायदा नहीं है अगर आप इस चीजें से थॉरोली नहीं जा रहे हैं तो, इस तरीके से अगर आप थॉरोली नहीं जा रहे हैं तो, है ना। उम्मीद करता हूं कि आपको थोड़ा बहुत क्लियरिटी मिला होगा। मेन मैं बस ये कहना चाहता हूं, थीम्स को प्रिपेयर करना शुरू कीजिए। इन 4 महीनों में एटलीस्ट आपके 5 थीम्स प्रिपेयर हो जाने चाहिए, जो कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं ये मान सकता हूं कि इंटरनल सिक्योरिटी और इंटरनेशनल रिलेशंस में, क्योंकि हमको यहाँ पर बहुत ज्यादा एक ब्रॉडर एस्पेक्ट को चूज करना होता है। अगर हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशंस की, हमें ब्रिक्स भी देखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। SCO में अभी प्रधानमंत्री मोदी जी गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, है ना। अगर हम बात करें आसियान नेशंस की, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। भले ही अगर हम देख रहे हैं क्वाड के लिए, क्वाड अगर हमारे लिए अभी उतना रिलेवेंट नहीं रह गया बिकॉज ऑफ द इंडिया US रिलेशंस, अगेन इंपॉर्टेंट तो है, तो हमें वो भी देखना पड़ेगा। आई नो ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं बट थोड़ा वास्ट है, टाइम लग सकता है, लेकिन इनमें ही टाइम लगेगा, है ना। अगर हम वुमेन की बात करें, हम इजीली चीजों को कवर कर सकते हैं। अगर आप PYQs देखें तो एग्रीकल्चर को हम इजीली कवर कर सकते हैं। क्लाइमेट चेंज अगेन बहुत ही सटल, मतलब
चीजें हैं, मतलब एक लिमिटेड बाउंड्री है अगर हम कुछ थीम्स को निकाल दे तो, है ना। जब आप थीम्स को प्रिपेयर कर रहे हैं, आपके पास लिमिटेड नंबर ऑफ पेजेस में आपके नोट्स बने होने चाहिए। किस चीज के नोट्स? इस चीज के नोट्स। अगर आप नक्सलिज्म प्रिपेयर कर रहे हैं, सिर्फ आप फैक्टर्स को लिखिए कि क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है। ये भाई साहब, ये 5 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है हमारे नक्सलिज्म के लिए। अगर रिस्पॉन्सिबल है तो हमें क्या क्या थ्रेट्स हैं उनसे 5 पॉइंट उनके ऊपर लिख दिया, इंपॉर्टेंट वाले। फिर उसके बाद मैंने 5-6 पॉइंट उनके ऊपर लिख दिया कि भाई गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स कौन कौन से हैं, है ना। और इस तरीके से हम पूरा एक तैयार करेंगे इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर, जहां पर हम इसको भी डिस्कस करेंगे, टेररिज्म को भी डिस्कस करेंगे, हम हाइब्रिड वॉरफेयर को भी डिस्कस करेंगे, हम साइबर वॉरफेयर को भी डिस्कस करेंगे। आई होप कि आप चीजों को समझ रहे होंगे, है ना। उसके बाद अगर हम बात करें तो खत्म हो गया यार, बस रहने देते हैं, बहुत ज्यादा हो गया। आई थिंक 40 मिनट्स का वीडियो हो चुका है। नाउ मेंटरशिप प्रोग्राम, मेंटरशिप रोल, मेरा इसमें क्या रोल रहेगा आपके बिग डैडी प्रोग्राम में। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट आता है, आई एम देयर फॉर यू। आपको टेलीग्राम आईडीज प्रोवाइड कर दी गई होंगी, मेरी और अमन सर की, सॉरी मेरी, मैं अमन बोल देता हूँ, मेरी और अभिषेक सर की, ठीक है, अभिषेक पाल सर की टेलीग्राम आईडीज प्रोवाइड कर दी गई होंगी, ठीक है। और आप इसके ऊपर मैसेज कर सकते हैं। मैसेज करने के बाद आपको थोड़ा वेट करना होगा, है ना। ऐसा नहीं है कि फिर सर पे चढ़ के बैठ जाना कि सर आप आंसर कर दो, ये वो ऐसा वैसा नहीं। वेट कर लीजिए थोड़ा सा, कहीं नहीं भागे जा रहे हैं हम, ठीक है। अगर हमें लगता है कि उसका आंसर उसी वक्त करना चाहिए, हम उसी वक्त कर देंगे, या फिर अगर हमें लगता है कि उसका आंसर हमें मेंटरशिप सेशन में करना चाहिए जिससे कि सबका फायदा हो जाए, तो हम उसमें कर देंगे, ठीक है। इसीलिए थोड़ा सा पेशेंटली वेट कर लेना है। अगर आप मुझे किसी चीज के बारे में बता रहे हैं तो डोंट गो फॉर अभिषेक सर। एक चीज को लेकर दोनों को परेशान नहीं करना है ना, कि इनको भी कर दिया इनको भी कर दिया, जिन्होंने पहले आंसर कर दिया उनका हो गया, है ना। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हम साथ में बैठते हैं तो हमें फिर क्वेश्चंस अगर हमारे पास वही सेम होंगे तो फिर लगेगा क्या यार ये परेशान कर रहा है, और नेक्स्ट टाइम से शायद आपको तवज्जो भी ना दिया जाए उतना। तो बेहतर रहेगा कि आप किसी एक को ही अपना जो भी क्यूरी है भेज दें, है ना। और रही बात अभिषेक सर की, तो अभिषेक सर को ही आप परफॉर्मेंस शीट भी भेज रहे होंगे। अभिषेक सर ने भी सीएपीएफ को मल्टीपल टाइम्स क्लियर किया हुआ है, ठीक है। जो आपके मेंटरशिप क्लासेस ले रहे हैं, जिन्होंने आपको वीडियो प्रोवाइड किया है, आई डोंट रिमेंबर द नेम, अगेन मैं नाम भूल गया, नाम भूलने वाली बीमारी, उन्होंने भी बहुत बार सीडीएस सीएपीएफ क्लियर कर रखा है, तो उसमें भी कोई डाउट वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप मेरे साथ कंफर्टेबल हैं, जो कि पता नहीं कैसे हो जाते हैं आप, तो आप मेरे को भी मैसेज कर सकते हैं। पहला हमारा जो मेंटरशिप सेशन होगा वो संडे को होगा, जहां पर हम आपसे बातें कर रहे होंगे अबाउट डिफरेंट एस्पेक्ट्स, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं हम उनको डिस्कस करेंगे थॉरली, ठीक है। आई होप सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे आपके इसके बारे में। अगर आपके पास कोई भी क्यूरी है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप इस चीज़ को यूट्यूब के ऊपर देख रहे हैं, अगेन मुझे नहीं पता यूट्यूब पर जाएगा या नहीं जाएगा, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं इसके बारे में, अगर आपको कोई क्वेरी है तो, है ना। एट दी एंड आई विल से कि भाई ऑल द बेस्ट, है ना। आपके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने ही वीक क्यों ना है। जो जो चीज़ें आपको कराई जा रही हैं वो आप करते जाइए। आपका पहला जो प्रायोरिटी होना चाहिए वो होना चाहिए कि जो भी जो टॉपिक्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं डेली बेसिस पे, मैं उनको एटलीस्ट करूँ, है ना। भाड़ में गई बाकी चीज़ें। पहला हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि जो बिग डैडी प्रोग्राम में मुझे दिया जा रहा है वो मेरा कंप्लीट होना चाहिए हर दिन। सेकेंडली, मेरा प्रायोरिटी होना चाहिए कि भाई जो मेरा सबसे वीकेस्ट सब्जेक्ट है मैं उसको लेके करूं, और एटलीस्ट इस मंथ में मैं उस पूरे सब्जेक्ट का आधा पोर्शन तो एटलीस्ट कर ही लूं, है ना। सो थैंक यू सो मच, एंड अगेन कोई भी क्यूरी है, आई एम देयर फॉर यू। बस परेशान मत करना, थोड़ा वेट कर लेना अगर आपको कोई आंसर नहीं मिलता है तो। और या ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।